नमस्कार साथियों, सुप्रभात सभी को। साथियों, आज हम जो है आपके आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2016 का पेपर हुआ, उसको सोल्व करने वाले हैं। और अगर मैं बात करती हूँ, कल हमने जो है 2018 का पेपर सोल्व किया था, आज हम 2016 वाला करने वाले हैं। इसके बाद कल वाली वीडियो में जो हम 2013 का पेपर सोल्व करेंगे और उसके बाद आपके 2022-23 में जो पेपर हुआ था 23 में, उस वाले पेपर को सोल्व करेंगे। ठीक है। और जैसे मैं आशा करती हूँ कि आपने जैसे कल 2018 वाला पेपर जो सोल्व किया था, 2018 वाला पेपर, उसमें अगर मैं बात करूँ, जैसे आपके हिंदी साहित्य इतिहास के प्रश्न कहाँ से किस प्रकार से प्रश्न आए थे, आपने देखा होगा। जैसे किस प्रकार जो है आपके रचनाओं के नाम पूछे गए थे, या फिर किसी प्रकार के निबंध का नाम देकर उसमें उसके लेखक का नाम पूछा गया था कि यह निबंध किस लेखक का है। तो आपको इसी प्रकार से, जैसे अब आने वाली जो भी वैकेंसी है कि पेपर कब हो, 2025 में जब भी हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि आगे लेवल कैसा हो सकता है। जैसे आपके हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको पता है कि आपको किस प्रकार का सभी प्रकार की रचनाएं, निबंध, उपन्यास आपको याद रखने और उनके लेखक का नाम आपको याद रखना है। यहाँ तक कि आपको जो निबंध है, कुछ महत्वपूर्ण निबंध, रचनाएं, लेखक जो आपके उपन्यास हैं, उनकी रचनाओं, उनको जो है आपको सन वगैरह भी याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है। कल वाला पेपर जो मैंने सोल्व करवाया, उसको देखकर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है पिछले लेवल का अच्छा सा पता लग गया होगा। अब हम आज बात करते हैं 2016 वाला पेपर जो आपका हुआ था, उसके प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। जो आपके विस्मयादि बोधक है अव्यय, उसका उदाहरण कौन सा है। ठीक है। तो अगर यहाँ मैं बात करती हूँ, पहला ऑप्शन है मानो, बी ऑप्शन है ताकि, सी ऑप्शन है आपके यदि, और डी ऑप्शन है वहाँ। तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ आपके जो वाह है, वाह क्या बात है, आता ना आपके से जैसे वाह क्या बात है। ठीक है। ये कौन सा आपके विस्मयादि बोधक, ऐसे नहीं लगता वाह क्या बात है, तो ये आपका कौन सा हो गया विस्मयादि बोधक, जिसमें आपके जैसे वाह क्या बात है ऐसा कुछ। ठीक है। तो उसमें आपके कौन सा होता है विस्मयादि बोधक। चौथे नंबर का ऑप्शन आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। किस विकल्प में जो है सभी शब्द आपके जातिवाचक संज्ञा है। तो पहला ऑप्शन है भारत, रामायण और मोहन। बी ऑप्शन है पुस्तक, पहाड़ और नदी। तीसरा ऑप्शन है जयपुर, लड़की और बुढ़ापा। और चौथा ऑप्शन है गंगा, हिमालय और मनुष्य। यहाँ आपके जो है जातिवाचक संज्ञा पूछा है, तो पुस्तक आपके जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ भी आपके जातिवाचक संज्ञा, जो पर्टिकुलरली आपको किसी एक जो है पहाड़ का नाम नहीं दिया। ठीक है। नदी जो है, नदी भी आपके जो है जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि देख मोहन आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। रामायण, रामायण आपके जो है पर्टिकुलरली रामायण एक ही है, तो उसमें भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ये भी आपके मौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और भारत भी जो है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है। पुस्तक आपके जातिवाचक है, पहाड़ जातिवाचक, नदी जातिवाचक। नदी अगर आपके में यहाँ जैसे आपको यहाँ गंगा दे देता, नदी की जगह गंगा, ठीक है, तो आपके यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक हो जाती। लेकिन सिर्फ नदी दिया ना कि नदी का नाम दिया, तो आपके ये कौन सा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। जैसे आपके जातिवाचक संज्ञा की अगर मैं बात करूँ, जैसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराया जाता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल की बात करूँ इसमें आपके, तो जैसे गाय हो गया, मनुष्य हो गया, लड़का, लड़की आदि, ये सब आपके क्या होते हैं जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। किस विकल्प में जो है आपके सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। संज्ञा के आपके यहीं के यहीं देख लो आप, दो प्रकार जो दो प्रश्न आपके संज्ञा के आ चुके हैं। तो भाववाचक संज्ञा किसमें जो है तीनों में नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास में मिठास, श्रेष्ठता और महात्म्य। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीयता, देवत्व और माधुर्य। तीसरा ऑप्शन है नम्रता और दासता और व्यवहारिक। चौथा ऑप्शन है दानव, मनुष्य और ब्राह्मण। तो ऐसा कौन सा विकल्प में है जिसमें तीनों ही शब्द जो है आपके भाववाचक संज्ञा के नहीं है। तो तीसरे नंबर के प्रश्न में अगर मैं बात करती हूँ, तो दानव, आपके मनुष्य और ब्राह्मण। तो अगर मैं यहाँ बात करती हूँ आपके मनुष्य, ये आपके अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये आपके कौन सी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा में आता। कौन मनुष्य आपके जो है जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? आप करो जो न करो सो थोड़ा है। संबंधवाचक सर्वनाम पूछा, ठीक है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, जैसी करनी वैसी पढ़नी। अगर मैं यहाँ बात करती हूँ कि संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें हो जाएगा आपके तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। इसमें जो है आपके संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम में होता क्या है, जैसे संबंधवाचक सर्वनाम में किसी संज्ञा के साथ साथ संबंध सूचित होता है, जैसे आपका जैसी करनी वैसी पढ़नी, जिसके लाठी उसकी भैंस, ये सब क्या है आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। तो आपके इसमें तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है गोविंद ने राम को जगवाया। दूसरा ऑप्शन है रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है। तीसरा ऑप्शन है प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है। और चौथा ऑप्शन है वह खाना खाकर सो गया। कौन सा? वह खाना खाकर सो गया। तो अगर मैं पांचवें प्रश्न में अगर आपके यहाँ बात करती हूँ, तो पांचवें प्रश्न में आपके वह खाना खाकर सो गया, यह आपके प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है। छठे प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ, निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? कौन सा वाक्य जो है आपके मिश्र वाक्य नहीं है? बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, ठीक है। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। प्रमोद ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। तो इसमें कौन सा जो है आपके मिश्र वाक्य नहीं है? अगर छठे प्रश्न में अगर मैं बात करूं, तो आपके जो है बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, ये जो है आपके मिश्र वाक्य जो है इसका वाक्य नहीं है। कौन सा? पहला, ठीक है। मिश्र वाक्य को जटिल वाक्य भी कहते हैं। कौन से वाक्य? जटिल वाक्य। और इसमें एक प्रधान तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य एक से अधिक भी हो सकता है। ये कौन से हो गए आपके मिश्र वाक्य? अगला प्रश्न है सातवें नंबर का। सातवें नंबर के प्रश्न की ओर अगर मैं बात करती हूँ, तो द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है? द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है? हरिहर, शीतोष्ण, गौरीशंकर और मंत्री परिषद। यहाँ हम बात करते हैं द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है, तो आपके जो मंत्री परिषद है, इसमें जो है आपके द्वंद्व समास का जो है प्रयोग नहीं हुआ है। हरिहर में हरि और हर, ठीक है। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, ठीक है। मंत्री परिषद में मंत्री परिषद जो है आपके द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो आपका यहाँ पे जो है चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। द्वंद्व समास में होता क्या, जैसे दो या तीन जो युग्म होते हैं ना, ठीक है, संज्ञाएं तथा उनके जो है अगर मैं बात करूँ इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आपके ये डेस वाला हो गया, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ तो आपके इसमें और वाला शब्द का प्रयोग होता है। ये जो है आपके द्वंद्व समास कहलाते हैं, ठीक है। आठवें प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ, किस समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है? किस समास में होता है विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है? तो आठवें जो क्वेश्चन है आपका संबंध तत्पुरुष समास। दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास। तीसरा है अव्ययभाव समास या फिर आपके द्वंद्व समास। आठवें प्रश्न की ओर मैं बात करूं तो आपके इसमें जो है कर्मधारय समास है, इसमें उपमेय और उपमान विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, ठीक है। किसी जैसे एक उपमेय होता है और दूसरे का उपमान, उसके जैसे किसी की सुंदरता का जो बखान किया जाता है उसमें किसमें उपमेय उपमान के माध्यम से किया जाता है। वागीश शब्द का संधि विच्छेद है। वागीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपके वाकधन ईश जो है आपके वागीश शब्द का संधि विच्छेद सही हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सरलता है। तो इनमें से विशेषण उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य कौन सा है? गुरुजी ने कहा कि वे आज नहीं आएंगे। दूसरा ऑप्शन है जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। तीसरा ऑप्शन मैं जो ही वहां पहुंचा वह चला गया। चौथा ऑप्शन है यदि वह कहेगा तो मैं भी चलूंगा। 10वें नंबर के प्रश्न में अगर मैं बात करती हूँ, तो आपके दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है ये विशेषण उपवाक्य है। जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए, इसमें कौन सा है? विशेषण उपवाक्य। इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य कौन सा है? पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया जिसने चोरी की थी।
यह वही मकान है जिसमें मैं रहता था। बच्चे को उसकी पुस्तकें लौटा दो। लड़का आया किंतु वह रुका नहीं। ठीक है। तो इसमें संयुक्त वाक्य पूछा आपको, तो 11वें नंबर के प्रश्न में आपके जो संयुक्त वाक्य है, इसमें लड़का आया किंतु, किंतु किसमें आता है? आपके संयुक्त वाक्य में आता है। तो लड़का आया किंतु वह रुका नहीं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि पूछा है। ठीक है। पहला ऑप्शन नमस्ते, दूसरा ऑप्शन नीरस, तीसरा ऑप्शन आपके तदनुसार और चौथा ऑप्शन है अत्याचार। तो नमहदन ते, इसमें आपकी विसर्ग संधि हो गई नमहदन ते। ठीक है। नीदन रस, नीदन रस, इसमें कौन सी होगी आपकी विसर्ग संधि। और अगर मैं बात करती हूँ अत्याचार, अतिदन आचार। ठीक है। अतिदन आचार, अत्याचार, इसमें आपकी यण संधि हो गई। और तदनुसार, तदनुदन, तदनदन अनुसार, तददन अनुसार, सॉरी इसके अंदर जो है आपके तदनुसार की संधि विच्छेद, एक मिनट, इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी आपके तत्दन अनुसार, तत्दन अनुसार। ठीक है। तदनुसार, ये जो है आपके इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। तीसरे नंबर का ऑप्शन जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है? अपादान तत्पुरुष समास है। ठीक है। पदच्युत, शोकाकुल, बाढ़ पीड़ित और हस्त लिखित। तो अगर मैं यहाँ बात करती हूँ 13वें नंबर के प्रश्न में, तो आपके पदच्युत, पद से च्युत। ठीक है। तो ये आपके कौन सा हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास। किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? प्र उपसर्ग का प्रयोग जो नहीं हुआ है, प्रज्वलित, प्रत्यक्ष, प्रतिदन, एक्स। प्रत्यक्ष का क्या होता है? प्रतिदन, एक्स। ठीक है। प्रचार और प्रकाशित। तो आपके 14वें नंबर का जो प्रश्न है, इसमें बी नंबर का ऑप्शन जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें प्रति उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। किसका? प्रति उपसर्ग का। 15वें नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में गार प्रत्यय नहीं है? गार प्रत्यय। ठीक है। मददगार, गुनहगार, यादगार और उद्गार। ठीक है। तो 15वें नंबर के प्रश्न की ओर अगर मैं बात करती हूँ, तो इसमें किस शब्द में जो है गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आपके उद्गार जो शब्द है, इसमें गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है 16वें नंबर का, इनमें से कौन सा शब्द सखी का पर्यायवाची नहीं है? सखी का पर्यायवाची नहीं है। सहचरी, ललना, आली और सहेली। तो अगर यहाँ मैं बात करती हूँ 16वें नंबर के प्रश्न में, सखी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ललना जो है आपके सखी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सहचरी, आली और सहेली, ये तीनों जो है आपके सखी के पर्यायवाची है। ठीक है। 17वें नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द है? खंडन का मंडन, ख्यात का प्रख्यात, विज्ञ का अविज्ञ और कदाचार का दुराचार। तो 17वें नंबर के ऑप्शन में अगर मैं बात करती हूँ, तो आपका खंडन का जो मंडन है, यह आपका जो विलोम शब्द बिल्कुल सही है। ठीक है। बाकी प्रख्यात का कुख्यात होता है, विज्ञ का जो आपके अविज्ञ होता है। ठीक है। कदाचार का दुराचार, ये भी जो है आपके गलत है। ठीक है। कदाचार का दुराचार का जो ये गलत है आपका, कदाचार का दुराचार। ठीक है। ये भी बिल्कुल गलत ही था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द वाणी के अनेकार्थ में से नहीं है? वाणी के अनेकार्थक शब्द में से नहीं है। वचन, सरस्वती, तीर और रसना। तो आपके जो तीर है यहाँ पे, ये जो है आपके वाणी के अनेकार्थ शब्द में से नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है 19वें नंबर का, किस विकल्प में युग्म शब्द का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? ग्रह का ग्रह और नक्षत्र और घर। ठीक है। इस ग्रह का तो नक्षत्र होता है क्या, और इस ग्रह का जो है घर होता है। ठीक है। तो इसमें आपके सुमेलित नहीं पूछा है, सुमेलित नहीं पूछा है, तो आपके इसका मतलब एक ऑप्शन जो है गलत है, बाकी के तीन आपके बिल्कुल सही है 19वें नंबर के प्रश्न में। तो आपके ग्रह का नक्षत्र बिल्कुल ये सही है, और ग्रह का घर ये तो बिल्कुल सही है। प्रेषक यानी भेजने वाला, और प्रेषक यानी देखने वाला, जो कि आपका गलत है। प्रेक्षक यानी आपके देखने वाला होता है, प्रेषक यानी भेजने वाला होता है, ये उल्टा है। ठीक है। तो आपका दूसरा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दिन का दिवस और दिन का ऐसा, ये भी आपका सही था। अभिराम
आपका सुंदर और अविराम का लगातार, ये भी आपका जो सही है। अगर यहाँ मैं बात करूँ आपके जो ऑप्शन नंबर के बारे में, तो आपका यहाँ पे दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है, क्योंकि आपके जो है इसमें उल्टा दिया हुआ प्रेक्षक का जो है आपके देखने वाला है, और प्रेक्षक यानी भेजने वाला। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ। जिस काम या प्रयोजन सिद्ध जिस काम या जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसे क्या कहते हैं? जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसके लिए एक शब्द चाहिए, वाक्यांश का एक शब्द। ठीक है, तो 20वें नंबर के प्रश्न में जो है वो क्या हो जाएगा? कृत कार्य। चौथे नंबर का ऑप्शन इसमें आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में अशुद्ध वाक्य है: द्रष्टव्य, अतिशयोक्ति, उच्छृंखल और गद्य वरोध। 21वें नंबर के प्रश्न में अगर मैं बात करती हूँ तो आपके उच्च श्रृंखल, इसमें च जो है आपके नजर नहीं आ रहा, तो ये आपका बिल्कुल जो है अशुद्ध शब्द। गद्य वरोध बिल्कुल आपका सही है, और अतिशयोक्ति सही है, द्रष्टव्य सही है, उच्च श्रृंखल होता है। ठीक है, च इसमें जो है आधा च आपके नजर नहीं आ रहा, तो ये आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं पूछा है? ठीक है, गुण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? सर्वेश्वर, गंगोर्मी, महर्षि और आपके पृथ्वीश्वर। ठीक है, तो 22वें नंबर के प्रश्न की अगर मैं बात करती हूँ आपके, तो इसमें जो है आपके पृथ्वीश्वर जो है आपके गुण संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ। 23वें नंबर का प्रश्न है: अति उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है? अतिक्रमण, अत्याचार, अतिदन आचार, अतिरिक्त और अतिथि। तो आपके यहाँ पे जो है अतिथि जो है आपके इसमें अदन तिथि होता है, बाकी अतिरिक्त में अतिदन रिक्त, अत्याचार में अतिदन आचार, और अतिक्रमण, अतिक्रमण में क्या हो जाएगा? अतिदन कर्मण। और आपके अतिथि जो है इसमें बिल्कुल आपके अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, साथियों अगर आपको उपसर्ग वाले प्रश्न जैसे सही करने हो, ठीक है, अगर आपको किसी शब्द का उपसर्ग नहीं है तो आप उसको संधि विच्छेद करके देखें सबसे पहले। ठीक है, जैसे इसमें अतिदन आचार, अत्याचार। ठीक है, तो आप इसका आराम से पता लगा सकते हो कि इसमें जो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करती हूँ अतिदन रिक्त, अतिदन कर्मण, अब अतिथि का आप एक बार आप संधि विच्छेद करके देखिए, अदन तिथि। ठीक है, तो ये आपके जो है बिल्कुल गलत है ना? ऐसे आप संधि विच्छेद करके पता लगा सकते हो। 24वें नंबर का प्रश्न है: निम्न में से पुत्री, पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द का समूह कौन सा है? कौन से जो शब्द आपके वो पुत्री के बिल्कुल सही हैं? प्रश्न नंबर 24 की अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे आपके जो है पहला ऑप्शन है अचला, वसुधा बेटी और लड़की, सुता, लाली, अचला, वसुमती, अबला, तरुणी, श्यामा और कांता। तनिया, तनिया बिल्कुल पुत्रिका है। आत्मजा पुत्रिका, नंदिनी और तनुजा, ये बिल्कुल जो है आपके चारों ऑप्शन पुत्री के पर्यायवाची शब्द बिल्कुल सही है। तो आपका चौथा नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। द्विज शब्द का सही अर्थ समूह है, द्विज शब्द का। ठीक है, तो अगर 25वें नंबर के प्रश्न की अगर मैं बात करती हूँ, तो आपके द्विज शब्द का, तो यहाँ पे आपके जो है पक्षी, द्विज का अर्थ क्या होता है? पक्षी। ठीक है, तो पक्षी, दांत और चंद्रमा, ये जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 25वें में। ठीक है, 26वें प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ। जरट और जटर शब्द का युग्म अर्थ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करती हूँ जड़ी बूटी, जरट का जड़ी बूटी और जटर का शरीर। ठीक है, या फिर जरट का वृद्ध और ज्वाला, जवान और पेट, और बूढ़ा और पेट। तो यहाँ 26वें नंबर के प्रश्न की अगर मैं बात करती हूँ, तो आपके जरट यानी बूढ़ा होता है और जठर यानी पेट होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है: उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ठीक है, उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा 27वें नंबर के प्रश्न में वो कौन सी हो जाएगी? ईशान। जैसे आपके ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा। ठीक है, ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा। अब ये पूछ रहा है कि उत्तर व पूर्व के मध्य, तो ये वाली दिशा जो है आपकी, ये कौन सी दिशा कहलाएगी? तो ये आपके ईशान दिशा कहलाएगी। कौन सी? ईशान दिशा। साथियों अगर इसको याद करने के जैसे आप कभी कंफ्यूजन नहीं हो, तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ऐसे याद रखना, आ ई व न। ठीक है, आई वन। अब इससे आपको कैसे याद रखना है? यहाँ से शुरू करना है। यहाँ पे आपके जो है आग्नेय दिशा, यहाँ ईशान दिशा, यहाँ आपके जो है वायव्य दिशा। कौन सी? वायव्य। ठीक है, और यहाँ आपके नैऋत्य दिशा।
ठीक है, ऐसे आपको ट्रिक से याद रखना ताकि आपका कभी जो प्रश्न है वो गलत नहीं हो। मैंने तो इसी तरीके से याद किया, इसलिए मेरा आज दिन तक कभी ये प्रश्न जो है गलत नहीं जाता है कि इस वाले कॉर्नर से आपके जो आई व न, ऐसे आपको जो है दिशा याद रखनी है। इसमें आपके जो है ईशान हो जाएगा पहला नंबर का ऑप्शन। 28वां नंबर का प्रश्न है, इनमें से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द पूछा गया है। शुश्रूषा, शु श्रुषा, सु श्रुष्या और शुश्रूषा। ठीक है, चारों में आपके जो है बिल्कुल इसमें से कौन सा जो है आपके शुद्ध शब्द है। 28वें नंबर के प्रश्न की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके शु, पहले ये वाला सा आएगा, फिर श्रु में इसमें बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा आएगी, फिर इसमें शा। तो चौथे नंबर का ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य का प्रश्न आया है आपके सामने, साधारण सहित उत्तर दीजिए। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। दोनों भाई परस्पर लड़ पड़े, मैंने गृह कार्य कर लिया। कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, 29वें नंबर के प्रश्न में तो अगर मैं यहाँ बात करती हूँ तो साधारण सहित उत्तर दीजिए। जो उदाहरण है वही साधारण है। ठीक है, तो उदाहरण सहित उत्तर दीजिए, साधारण नहीं होता है, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है ये वाला जो है आपके गलत है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, पहले नंबर का। 30वां प्रश्न है, बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती हैं, यह अर्थ बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है। यथा राजा तथा प्रजा, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुना दास, बाप न मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज, हाथी के पाँव में सबका पाँव समाये, बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती है। तो 30वें नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हाथी के पाँव में सबका पाँव समाये, यानी कि आपका जो हाथी का पाँव बहुत बड़ा होता है जिसके अंदर सब छोटे छोटे जो है सबकी जो है इसमें सबकी बातें निभ जाती है। ठीक है, अब आपके जो प्रश्न 31 से 34 तक है उसमें आपके जो है एक आपके अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर आपको जो है 31 से 34 नंबर के प्रश्न जो है आपको इसमें 4 क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने हैं इस गद्यांश को पढ़ के। आपके गद्यांश है, प्राय देखा जाता है कि अधिक आशावादी लोग थोड़ा सा प्रयत्न करके अधिक फल की आशा करने लगते हैं। अधिक आशावादी लोग थोड़ा सा प्रयत्न करके अधिक फल की आशा करने लगते हैं, किंतु अभिषिक्त फल प्राप्त न होने पर निराश हो जाते हैं। निराशा से प्रसन्नता और शांति नष्ट हो जाती है। निराशा का भाव अकेले नहीं आता, उसके साथ हीनता की भावना का जन्म होता है, तनाव का बवंडर आ जाता है। अतः मनुष्य के लिए अभिष्ट है कि आशा की किरणों से निराशा के निविड़ तम को निरंतर विदीर्ण करता रहे। ठीक है, ये आपके सामने एक जो है गद्यांश है। अब इसके प्रश्न की ओर अगर हम बात करते हैं, इसमें अभिषिप्त शब्द का अर्थ क्या हुआ। अभिषिप्त शब्द का अर्थ क्या हुआ, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो अच्छा या फिर चाहा हुआ, अधिक या फिर शीघ्र, तो चाह हुआ, चाह हुआ क्या हो जाएगा, चाहा हुआ। दूसरा प्रश्न है N32 नंबर का, फल न मिलने पर कौन निराश हो जाते हैं। तो फल न मिलने पर कौन निराश हो जाते हैं यहाँ पे आपके, तो आपके अधिक आशावादी व्यक्ति जो है फल न मिलने पर निराश हो जाते हैं। निराशा को किसके समय समान बताया गया है। निराशा को किसके समान बताया गया है, तो 33% की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपके घने अंधकार के समान बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानसिक अशांति का प्रमुख कारण क्या है। मानसिक अशांति का प्रमुख कारण क्या है, तो निराशा। क्या है, निराशा। संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं। ये तो बहुत सरल प्रश्न आया है, 22 भाषाएं, कुल कितनी हो गई, 22। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन रहे थे। ये प्रश्न जो है आपके दोबारा से रिपीट हुआ है और ये प्रश्न आपके आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के पेपर में फिर से पूछा गया था, और वो भी किसमें, ग्रेड फर्स्ट के पेपर में। हाँ, अभी फिलहाल इसी में पूछा गया था ये। ठीक है, 36 नंबर का प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे आपके आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, जो इसका जो गठन है वो कब हुआ था, तो 31 जुलाई को। कब हुआ था, 31 जुलाई 1947 को। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया था जिसके अध्यक्ष आपके आचार्य नरेंद्र देव थे। और इसके मंत्री की अगर बात करूँ, इसके मंत्री कौन थे उस समय, तो नारायण चतुर्वेदी इसके मंत्री
थे। ठीक है, पंडित नारायण चतुर्वेदी। 37 नंबर का प्रश्न है, निंदक नीरे राखिए कहकर कबीर निंदा करने वालों को अपने नजदीक रखने की सलाह क्यों दे रहे हैं? निंदक नीरे राखिए कहकर कबीर निंदा करने वालों को अपने नजदीक रखने की सलाह क्यों दे रहे हैं? तो पहला ऑप्शन है, वे कभी न कभी कब तक तारीफ करते ही करेंगे ही, वे कभी न कभी तक तारीफ करेंगे ही, समाज में अच्छे बुरे सभी से मिलकर रहना चाहिए, उनसे दूसरों की निंदा सुनने का मौका मिलता है, वे हमारी कमियां दूर करके हमारे अंदर अच्छाई का संचार करते हैं। ठीक है, तो 37 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें जो है वे हमारी कमियां दूर करके हमारे अंदर अच्छाई का संचार करते हैं। ये वाला जो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा में पुष्प ने क्या इच्छा व्यक्त की है? तो पुष्प ने क्या इच्छा व्यक्त की यहाँ पे? देव मूर्ति पर चढ़ाए जाने की, राष्ट्र बलिदानी सैनिकों के चरण स्पर्श करने की, माला में गूंथने की और सुरबाला के गहनों में सजने की। तो यहाँ पे जो है 38 में आपके राष्ट्र बलिदानी सैनिकों के चरण स्पर्श करने की जो है इसमें इच्छा व्यक्त की गई है। दूसरे नंबर का ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, माता का आंचल नामक पाठ किस उपन्यास का अंश है? अब मैंने कहा था ना आपको कि ये वाले ऐसे प्रश्न आपको याद रखना है। कभी आपको यहाँ निबंध हो सकता है, रचना हो सकती है किसी की, तो आपको उनके उपन्यास, जैसे आपको उनके लेखक के नाम याद करना है, या फिर आपका माता का अंचल क्या पता है इसका सन पूछ ले, तो आपको ये चीजें तो अच्छे से तरीके से याद होनी ही चाहिए। माता का आंचल नामक पाठ किस उपन्यास का अंश अंश है? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं देहाती दुनिया का, बहती गंगा का, वही बात, या फिर नदी के द्वीप, तो ये किस उपन्यास का अंश है? देहाती दुनिया का। 40 नंबर का प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी किसने लिखी थी? तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो जॉर्ज पंचम की नाक कहानी किसने लिखी थी? अज्ञे ने, शिव पूजन साय ने, या फिर मधु कांकरिया, या फिर कमलेश्वर। तो आपके जो कमलेश्वर है, इन्होंने जो है जॉर्ज पंचम की नाक जो है कहानी लिखी थी। ठीक है, 41 नंबर का प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में किस जगह की यात्रा का वर्णन किया गया है? बस्तर के जंगलों की यात्रा का, या फिर नागालैंड की यात्रा का, गोवा के समुद्र तटों का, या फिर गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का? तो अगर यहाँ मैं बात करती हूँ तो गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का जो है इसमें वर्णन किया गया था। 42 नंबर का प्रश्न है, ऋतुराज की कन्यादान कविता का केंद्रीय विषय क्या था? ठीक है, तो स्त्री का आदर्श रूप प्रस्तुत करना, या फिर स्त्री की रोजगार संबंधी समस्या को रेखांकित करना, स्त्री पर होने वाले अत्याचारों को दिखाना, या फिर स्त्री के परंपरागत आदर्शीकरण का प्रतिकार करना। तो 42 नंबर के प्रश्न में जो है हम बात करते हैं तो स्त्री के परंपरागत आदर्शीकरण का प्रतिकार करना जो है इसके केंद्रीय विषय का माना गया था। 43 नंबर का प्रश्न है, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। उक्त कवित्व में देव ने बसंत को किस रूप में चित्रित किया है? राजा के रूप में, बालक के रूप में, शांति दूत के रूप में, या फिर पति के रूप में? 43 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो देव ने बसंत को किस रूप में चित्रित किया था? बालक के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है, संगतकार कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? मंगलेश डबराल के द्वारा, या फिर नागार्जुन के द्वारा, गिरिजा कुमार माथुर, या फिर जयशंकर प्रसाद? तो संगतकार कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये आपके मंगलेश डबराल के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, वो है आपके स्वातंत्र्य उपासक महाराणा प्रताप पाठ के आधार पर बताइए कि रहीम प्रताप की किस चारित्रिक महानता से रहीम प्रताप की किस चारित्रिक महानता से प्रभावित हुआ था? तो 45 नंबर के प्रश्न में अगर मैं यहाँ बात करती हूँ तो सत्यवादिता, या फिर संघर्षशीलता, पराई स्त्री को माँ के समान मानना, या फिर अभावग्रस्त होकर स्वाभिमान की रक्षा करना। तो 45 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे उन्होंने क्या जो है चारित्रिक महानता प्रभावित हुई थी? पराई स्त्री को माँ के समान मानना। ठीक है, 46 नंबर का प्रश्न है, अगर यहाँ मैं बात करती हूँ, लेखक विष्णुकांत शास्त्री और उनके साथी मुक्ति योद्धाओं के शिविर में क्यों गए थे? घायल सैनिकों की देखभाल करने के लिए, या फिर युद्ध की खुफिया जानकारी के लिए शांति दूत के रूप में, या फिर असामरिक सामग्री भेंट स्वरूप देने के लिए? तो अगर 46 नंबर की अगर मैं प्रश्न की बात करती हूँ यहाँ पे, तो आपके इसमें जो है असामरिक सामग्री भेंट स्वरूप देने के लिए जो है वहां पे गए थे।
अगले प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ। हिंदुन की चोटी रोटी खा राखी है सिपाहीन की, कांधे में जनेऊ राखियो माला राखी घर में। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है आपके? तो हो जाएंगे भूषण। कौन हो जाएंगे? कवि भूषण। अनोखी परीक्षा कहानी का मूल विषय क्या है? अनोखी परीक्षा कहानी का मूल विषय क्या था? तो अगर यहाँ हम बात करें तो परमात्मा तत्व की सर्वव्यापकता का उद्घाटन करना, यही इसका जो है मूल विषय था। किसका? अनोखी परीक्षा कहानी का। 49 नंबर का प्रश्न है, बड़े घर की बेटी कहानी का उद्देश्य क्या है? घर परिवार को बिखरने से बचाना, पारिवारिक कला का चित्रण करना, छोटों की गलतियों को क्षमा कर देना, नारी का महिमा मंडन करना। ठीक है, तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो आपके वो घर परिवार को बिखरने से बचाती हैं। कौन? बड़े घर की बेटी की जो कहानी, उसका जो मूल उद्देश्य यही था। ठीक है। शरणदाता कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है? शरणदाता कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है? यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देवेंद्र लाल। कौन है? देवेंद्र लाल। अगले प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ। देवसेना का गीत प्रसाद की किस रचना से लिया गया है? देवसेना का गीत जो है प्रसाद की किस रचना से लिया गया है? तो स्कंदगुप्त से लिया गया है। किससे लिया गया है? स्कंदगुप्त से लिया गया है। ये महत्वपूर्ण पहले भी पूछा गया है। ठीक है। अगेय रचित यह दीप अकेला कविता में दीपक किसका प्रतीक है? तो दीपक किसका प्रतीक है? यहाँ पे आपके वेष्टि का। किसका प्रतीक है? वेष्टि का। जायसी रचित 12 मासा कविता में किस नायिका की वेता कथा चित्रित है? तो जायसी में आपके अगर यहाँ मैं बात करती हूँ तो पद्मावती का, नागमती का, राजमती का या फिर हंसावती का। तो अगर यहाँ हम बात करें तो आपके जो है नागमती का विरह वर्णन है। किसमें? जायसी में। ठीक है। कुटज निबंध में मनुष्य के लिए क्या संदेश दिया गया है? प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, संकटों से घबराना चाहिए या फिर सामान्य वस्तुओं से मोह न करें, सामान्य वस्तुओं में छिपे हुए विशेष गुणों को पहचाने। तो 54 नंबर का जो प्रश्न है इसमें सामान्य वस्तुओं में छिपे हुए विशेष गुणों को पहचाने। ठीक है। भीष्म साहनी की आत्मकथा का शीर्षक है। भीष्म साहनी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? अतीत के चलचित्र, अतीत की रेखाएं, आज के अतीत और मेरा आज और कल। यहाँ अगर हम बात करते तो आज के अतीत। ठीक है। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है? किस उपन्यास का अंश है ये? तो आपके ये रंगभूमि का अंश है। 57 नंबर का प्रश्न है, बिस्कोहर की माटी पाठ किस शैली में लिखा गया है? किस शैली में लिखा गया है? लोक कथात्मक, यात्रा वृत्तांत, संस्मरणात्मक या फिर आत्म कथात्मक? तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो आपके ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। कौन? बिस्कोहर की माटी पाठ। यह एक सच्चाई है, शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति परम सुख है, जीवन अजर अमर है। उपयुक्त कथन किसका है? और ये महत्वपूर्ण भी है। ठीक है। तो ये उपयुक्त कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती, अबुल कलाम आजाद, स्वामी विवेकानंद या फिर वियोगी हरि। तो ये कथन किसका है साथियों? तो ये कथन आपके हैं स्वामी विवेकानंद जी का। अगला प्रश्न है, तुलसी हाय गरीब की, कबू न निष्फल जाय, मरे बेल की चाम सो, लोह भस्म हुए जाय। उपयुक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं? नींव की ईंट, दिनों पर प्रेम, गिल्लू या फिर नदी आस्था और कुंभ। तो ये किस निबंध से उद्धृत है? तो अगर यहाँ हम बात करते हैं आपके तो दिनों पर प्रेम। दूसरे नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। जगती तल का मल धोने को गंगा यमुना में बहा सकूं। उपयुक्त पद्यांश किस कवि का है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर या फिर श्याम नारायण पांडे। तो ये किसका है? आपके माखनलाल चतुर्वेदी का। 61 नंबर का प्रश्न है और वो है आपके, निम्न में से अज्ञेय की रचनाओं का सही समूह कौन सा है? अज्ञेय की रचनाओं का सही क्रम पूछ लिया। आत्महत्या के विरुद्ध, फिर उसके बाद बग्नदूत या फिर आपके सीढ़ियों पर धूप में। दूसरा ऑप्शन है बग्नदूत, चिंता आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, यामा स्वप्न भंग या फिर बावरा एहरी, इत्तेलम और नीम के पत्ते। तो अगर यहाँ मैं बात करती हूँ आपके 61 नंबर के प्रश्न की, तो यहाँ आपका जो है
इसमें आपके जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है भग्न दूत चिंता आंगन के पार और द्वार, ये बिल्कुल इसकी रचनाओं का जो है सही क्रम हो जाएगा। कैसे? अब जैसे सबसे पहले मैं अगर बात करती हूँ यहाँ पे, ठीक है, इनकी रचनाओं का जो सही क्रम है कौन सा, सबसे पहले आएगी आपके इनकी चिंता। कौन सी आएगी? चिंता। वो कब है चिंता? वो है आपके 1943 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ भग्न दूत, ठीक है, कौन सी? भग्न दूत। इसका समय क्या हो जाएगा आपके 1943। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपके इत्तेलम, कौन सी? इत्तेलम। और इसका जो है प्रकाशन समय कितना है? 1946। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो फिर कौन सी आएगी? हरिदास पक्ष परपक्ष। ये मैं थोड़ा खाली पेज यहाँ कर देती हूँ, ठीक है। इसके बाद आएगी आपके, सबसे पहले आएगी आपकी चिंता। इसकी रचनाओं का सही क्रम बताती हूँ आपको, ठीक है। चिंता। चिंता कब है? आपके 1943 में। उसके बाद आएगी आपके भग्नदूत। भग्नदूत, ये भी कब है? आपके 1943। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो आएगी आपके इत्तेलम, ठीक है, और ये कब है? आपके 1946। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो हरिदास पर परक्षर भर, ठीक है, हरिदास पर शर भर, यह कब है? आपके 1949। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ बाबरा अहेरी, बाबरा अहेरी, ठीक है, तो यह कब है आपके? ये है 1954 ईस्वी में। इसके बाद है आपके इंद्रधनु रौंदे हुए ये, ठीक है, अरियो करुणामय प्रभा, ठीक है, तो उसके बाद प्रभा हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 1959। उसके बाद आपके आंगन, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, ये कब है आपके? ये है आपके 1961 में, ठीक है, 1961 में। एक मिनट, थोड़ा यहाँ जगह नहीं बची है तो मैं थोड़ा पास में लिख देती हूँ, 1961, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, ये कब है? इसकी बात करूं मैं तो 1967 ईस्वी में। ये जो है आपके आगे की रचनाओं का बिल्कुल सही क्रम है, ठीक है। इसलिए अब आप देख मिलान कर सकते हो। सबसे पहले आपके भग्नदूत आएगी, ठीक है, पहले नंबर पे। उसके बाद अगर आपकी मैं बात करती हूँ तो चिंता, ठीक है, कौन सी? चिंता। इस ये दोनों जो है आपके चिंता और भग्नदूत एक साथ है, लेकिन इनका सन जो है इसके अंदर जैसे पहले आपके ये भग्नदूत आएगी, उसके बाद आपके चिंता आएगी, ठीक है। इसका जो है डेट और इसका जो मंथ है वो पहले आएगा, इसका बाद में आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके आंगन के पार द्वार जो आपके यहाँ पे 1961 ईस्वी में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ। पीठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि से उद्धृत है? कन्यादान से, बादल से, या फिर अगर मैं बात करती हूँ आपके स्मृति से, राम की शक्ति पूजा से। तो 62 नंबर का जो प्रश्न है इसमें अगर मैं बात करती हूँ तो आपका जो ऑप्शन है कन्यादान से उद्धृत है, ठीक है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी कहकर गोपियाँ क्या संदेश देना चाहती हैं? तो वो क्या संदेश देना चाहती हैं? एकनिष्ठ प्रेम का, ठीक है। 64 नंबर का प्रश्न है। निम्न में से कौन सी रचना तुलसी द्वारा रचित नहीं है? भव्य रामायण, अध्यात्म रामायण, दोहावली और जानकी मंगल। तो 64 में जो है आपके अध्यात्म रामायण यह तुलसी द्वारा रचित नहीं है। अगला प्रश्न है, रसखान ने किससे दीक्षा प्राप्त की थी? तो रसखान ने किससे दीक्षा प्राप्त की थी? तो यहाँ हम बात करें तो आपके रामानंद से, तुलसीदास से, वल्लभाचार्य से, या फिर गोस्वामी विठल नाथ से। तो इन्होंने जो है गोस्वामी विठल नाथ से जो है अपनी दीक्षा प्राप्त की थी। इनके दीक्षा गुरु भी कौन है? गोस्वामी विठल नाथ। अगला प्रश्न है, स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। उपयुक्त पंक्ति जो है प्रेमचंद की किस रचना से उद्धृत है?
पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, पूस की रात और नमक का दारोगा। ठीक है, तो 66 में जो है आपके ये किससे हैं, तो ये आपके बड़े घर की बेटी। अगले प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ। 67 नंबर का प्रश्न है, शास्त्र में लिखा है उसके पुत्र नहीं होता, उसकी मुक्ति नहीं होती। उपयुक्त पंक्ति किस कहानी से उद्धृत है, तो ये आपके जो है ताई कहानी से उद्धृत है। 68 नंबर का प्रश्न है, आह कितनी भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। उपयुक्त पंक्ति किस कहानीकार की है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो किसकी है, ये जयशंकर प्रसाद की। खाऊं उजाड़ू जीवन पद्धति के कारण हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। अपना मालवा खाऊं उजाड़ू पाठ के अनुसार यह खाऊं उजाड़ू सभ्यता किसकी देन है, तो ये किसकी देन है आपके, अगर हम यहाँ बात करें तो अमेरिका की देन है। यथास में रोचते विश्वम निबंध संग्रह से उद्धृत है, तो कौन आपके, विराम चिन्ह। ठीक है, तो पहले नंबर का ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं, तो किस कवि की है, तो आपके यहाँ पे रघुवीर सहाय की है। साथ ही ये गद्य भाग चल रहा है आपका, कौन सा, गद्य भाग। ठीक है, और गद्य भाग देख लो आप कितना डीपली पूछा जाता है, आपको इस चीज का अंदाजा अच्छे से लग गया होगा। कुंवर नारायण की कविता के बहाने रचना उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है, किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो ये इन दिनों में, इसमें इन दिनों में। 73 नंबर का प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्ति किस विधा की रचना है, तो किस विधा की रचना है ये, तो ये अगर हम बात करें तो आपके संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। सिल्वर वेडिंग कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है, तो इसका केंद्रीय पात्र कौन है, आपकी यशोधर बाबू। अतीत में दबे पांव यात्रा वृत्तांत के लेखक है, कौन है, यह है आपके ओम थानवी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। 76 नंबर का प्रश्न है, डायरी के पन्ने नामक डायरी अंश लेखिका ने किसको संबोधित करके लिखा है, तो किसको संबोधित करके लिखा है, किट्टी को। किसको, किट्टी को। शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने वाले व्यापार को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इनको, तो उनको शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, 78 नंबर का प्रश्न है, घोड़ी रीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब आपके यहाँ से जो है काव्य शास्त्र के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। घोड़ी रीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो आपके यह श्रृंगार रस की अभिव्यंजना के लिए उपयुक्त होती है। ये जो कथन आपका वो असत्य है, बाकी इसमें उग्र पदों और समास की बहुलता होती है, मधुरता और सुकुमारता का भाव होता है घोड़ी रीति में। ठीक है, और कांति गुण से संपन्न होती है। 79 नंबर का प्रश्न है, काव्य स्वभाव या कर्तारो धर्मा गुणा काव्य गुण की यह परिभाषा किस आचार्य ने प्रस्तुत की है, तो किसने की है, ये वामन ने। ठीक है, लोक या शास्त्र के विरुद्ध पदक्रम होने पर कौन सा काव्य दोष होता है, कौन सा काव्य दोष होता है, आपके दुष्कर्मत्व काव्य दोष होता है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई उपमा अलंकार के उक्त उदाहरण में साधारण धर्म कौन सा है, तो साधारण धर्म इसमें कौन सा है, 81 नंबर के प्रश्न में, तो आपके चिल्लाई ये कौन सा है, आपके साधारण धर्म है। ठीक है, 82 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, इनमें से किस विकल्प में अलंकार और उदाहरण सम्मिलित नहीं है। श्लेष अलंकार, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। दूसरा है रूपक, इसका उदाहरण है क्या, ये उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। इसके बाद अगला है असंगति अलंकार, विष पीते हैं मेघ विरहिणी प्राण निकलते। और चौथा है यमक, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास। 82 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें आपके जो है कौन सा अलंकार और उसका उदाहरण सुमेलित नहीं है, तो आपका जो है यहाँ पे यमक अलंकार है, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास, ये जो है इसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, 83 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, यह हिंदी साहित्य इतिहास का प्रश्न है और वो भी किससे, आदिकाल से। ठीक है, शरयपाद को हिंदी का प्रथम कवि किस मानने वाले विद्वान है, तो किसने माना था, वो माना था आपके राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, इनमें से किस विकल्प और रचनाकार सम्मिलित नहीं है, ये आपके आदिकाल का प्रश्न था पहला, ये 83 नंबर का, ये भी आपके आदिकाल का प्रश्न है। इनमें से किस विकल्प और विकल्प रचना और रचनाकार सम्मिलित नहीं है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिषी ठाकुर, परमाल रासो का दलपत विजय, और शब्दानुशासन हेमचंद्र, और उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर दास। 84 नंबर का जो प्रश्न है, परमाल रासो दलपति
विजय। ये जो है आपका बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है। 85 नंबर प्रश्न के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, भक्ति आंदोलन इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनस्थिति का परिणाम था। यह कथन किसका है? कथन से संबंधित आपको प्रश्न हमेशा ध्यान रखना है। कथन और पंक्तियां आपको विशेष तरीके से कम 7 से 10 प्रश्न, 8 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके कथन और पंक्तियों से संबंधित होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा या फिर आपके नगेंद्र। तो इसका जो सही आंसर है, भक्ति आंदोलन इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनस्थिति का परिणाम थी। 85 में जो है आपकी किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगले प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ। 86 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में रचना और रचनाकार सम्मिलित नहीं है? ठीक है। चंदायन, मुल्ला दाऊद, अंगवधु सूरदास की, राज पंचाध्यायी नंददास की और बरवे रामायण तुलसीदास की। तो कौन सा रचनाकार सम्मिलित नहीं पूछा है, ठीक है। तो आपके यहाँ अगर हम बात करें तो आपका जो अंगवधु है ये सुंदरदास की रचना जो है नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही है, यह कथन किसका है? तो ये काफी बार पूछा भी गया, ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। 88 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? तो कौन सी रचना जो लक्षण ग्रंथ नहीं है? बिहारी सतसई। इनमें से किस विकल्प में रचना और रचनाकार सम्मिलित नहीं है? अंधेर नगरी जो है आपके नाटक किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दास का, वैदेही वनवास मैथिली शरण गुप्त का, कानों में कंगना राधिका रमन सिंह का। तो कौन सा जो है इसमें सम्मिलित नहीं है? तो आपके वैदेही वनवास, ये आपका जो है सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आप अगले प्रश्न को पढ़ के मुझे जवाब देंगे, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, ठीक है। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, सभी अगला प्रश्न था अपना, अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के रचनाकार हैं। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो 90 नंबर के प्रश्न की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके मोहन राकेश, ठीक है, जो कि आपके सेकंड ग्रेड में लगा भी हुआ। इनका एक जो उपन्यास है, कौन सा? लहरों के राजहंस, ठीक है। गीत फरोश कविता के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करती हूँ, 92 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में कहानी और कहानीकार सम्मिलित नहीं है? अब देख लो, आप सम्मिलित करने वाले प्रश्न कितने ज्यादा आते हैं। और यहाँ तक कि मैंने कहा था ना कि आपको रचनाकार, जैसे आपको उपन्यास, नाटक, रचनाएं, इन सबको आपको अच्छे से याद करना और इनके जो लेखक हैं उनको याद रखना है, क्योंकि अधिकतर प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है या फिर इनको मिलान में पूछा जाता है ना। तो इनमें से किस विकल्प में कहानी और कहानीकार सम्मिलित नहीं है? यही सच है, उषा प्रियंवदा, मलबे का मालिक मोहन राकेश, लंदन की एक रात निर्मल वर्मा और जिंदगी और झोंक किसका? अमरकांत का। तो अगर 92 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो यही सच है, ये किसका है? ये मन्नू भंडारी का। किसका है? मन्नू भंडारी का। किसका है? मन्नू भंडारी का, यही सच है, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करती हूँ, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? यहाँ आपके भाषा का प्रश्न आया है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है नहीं आती है। तो आपका बघेली जो है आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। सगन कुंज छाया चुकद, शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वह, या यमुना के तीर। पंक्तियों में शब्द शक्ति है, कौन सी शब्द शक्ति है इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो 94 में आपके जो है आरती व्यंजना शब्द शक्ति है, ठीक है। 95 नंबर का प्रश्न है, मधुमेह वसंत जीवन वन के बह अंतरिक्ष के लहरों में कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पैरों में? उपयुक्त पंक्तियों में काव्य गुण है, तो कौन सा काव्य गुण है यहाँ? तो अगर हम बात करते हैं तो माधुर्य गुण है।
96 नंबर का प्रश्न है, जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हो, वहां कौन सा काव्य दोष होता है? तो कौन सा काव्य दोष होता है? यहाँ पे अप्रतित्व काव्य दोष होता है। ठीक है, जहां जैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग जो कि किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हो, वहां कौन सा काव्य दोष होता है? अप्रतित्व काव्य दोष होता है। दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति प्रीति गाढ़ दुर्जन ये दई नहीं है रीति। पंक्तियों में अलंकार है, तो कौन से अलंकार है? 97 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो असंगति अलंकार है। अगला प्रश्न है, प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति बरो उठो। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो अगर यहाँ हम बात करते तो कौन सा छंद है? द्रुत विलंबित छंद है। आपको एक काव्य शास्त्र पढ़ने के लिए साथियों में एक जो है बुक बताती हूँ आपको। एक बुक आती है आपके, वो है सरसा पब्लिकेशन के नाम से। कौन सी? सरसा पब्लिकेशन के नाम से। ठीक है, इस बुक को आप अच्छे से पढ़ लेना, आपके जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सात्विक अनुभाव का भेद नहीं है। तो सात्विक अनुभाव का भेद कौन सा नहीं है? अगर यहाँ हम बात करते हैं तो आपका जो उच्छ्वास है ये सात्विक अनुभाव का भेद नहीं है, बाकी स्तंभ, विवर्ण और प्रलय ये तीनों जो है आपके सात्विक अनुभाव का भेद है। अगला प्रश्न है, बरतस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई, सोहा करे भुवनी हसे देख कहे नटी जाए। पंक्तियों में कौन सा रस है? तो कौन सा रस है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो श्रृंगार रस है। ठीक है, अगला प्रश्न, अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है। अष्टछाप के कवियों में कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है? तो सुंदरदास जो है आपके अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न आपका 103 नंबर का, निम्नांकित कहानी आंदोलनों एवं उनके सूत्रधारों से संबंधित कौन से इनमें से कौन सा युग्म जो आपके असंगत है? ठीक है, सचेतन कहानी महीप सिंह की है, या फिर समानांतर कहानी कमलेश्वर, ए कहानी निर्मल वर्मा और सहज कहानी राजेंद्र यादव। तो 103 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे जो है साथियों आरपीएससी ने जो है यहाँ पे आपको जो है बोनस प्रश्न मानना है इसको। ठीक है, कौन सा बोनस प्रश्न माना है? अगर आपको इसका जो है सही आंसर अगर आपको मिला है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे कि इसने आरपीएससी ने इसमें जो है बोनस अंक क्यों माना है। ठीक है, निम्नांकित तार सप्तक में संकलित कवियों को संबंध कौन सा युग्म असंगत है? साथियों ये फिक्स है कि हर साल एक प्रश्न जो है आपके, एक प्रश्न वो किसका आता है? आपके तार सप्तक का आता है। कुछ आए या नहीं आए, लेकिन आपको तार सप्तक जो है उसके तो कवि आपको अच्छे से याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो 104 नंबर का जो प्रश्न है इसमें कौन सा जो है असंगत है? भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक का 1943 के कवि है। नंदकिशोर आचार्य आपके दूसरा सप्तक 1951, केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक 1959 और सुमन राजे चौथा सप्तक 1979 आपके 79। ठीक है, तो आपके नंद किशोर आचार्य दूसरा सप्तक ये जो है आपके युग्म असंगत है। 105 नंबर का प्रश्न है, 105 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, कामायनी की मूल कथा निम्न में से किस ग्रंथ पर आधारित है? तो किस ग्रंथ पर आधारित है आपके ये? शतपथ ब्राह्मण। 106 नंबर का प्रश्न, कौन सा समुच्चय सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है आरपीएससी ने बोनस माना है। क्या माना है? बोनस। ठीक है, ये बोनस प्रश्न माना है। कबीर के किस विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं, वे शंकराचार्य के अद्वैतवाद से अप्रभावित रहे, वे रामानंद के शिष्य थे, उन्होंने भाषा सौष्ठव की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। तो 107 में अगर हम बात करते हैं तो वे शंकराचार्य के अद्वैतवाद से अप्रभावित रहे, नहीं तो प्रभावित रहे थे वे। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो आपका दूसरा नंबर का वो गलत है। रामचरितमानस के बालकांड में इनमें से कौन सा प्रसंग समाहित नहीं है? कौन सा प्रसंग समाहित नहीं है? यहाँ हम बात करते हैं तो सती का मोह, धनुष भंग, श्री सीता राम विवाह, राम राज्याभिषेक की तैयारी, ये जो है इसमें समाहित नहीं है। 109 नंबर का प्रश्न है, देखो नंद द्वार ठाडो बहुरी सुखी सुफल
कसुत, आयो, परयो, संदेश और गाडो। यहाँ सुफल कसुत किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ? आपके अक्रूर के लिए। ठीक है। जहाँ बैठावे तिथि बैठू, बेचे तो बिक जाऊं। उक्त पंक्ति में मीरा का कौन सा मनोभाव व्यंजित है? तो कौन सा मनोभाव व्यंजित है मीरा का यहाँ पे? तो वह अनन्य समर्पण। जुबती जुबती जोना में मिली गई, नेक न होती लखाए, सौंदे के डोरे लगी अली चली संग जाए। प्रस्तुत द्वय में कौन सी नायिका का चित्रण हुआ है? तो कौन सी नायिका का चित्रण हुआ है यहाँ पे? शुक्ला बी सारिका। और ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, जैसे नेट वगैरह का एग्जाम होता है तो उसमें भी पूछा गया है। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फेन या बुदबुद नहीं उसमें उठा, खींचकर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे पार्थ में जाता, पिता पिता मैं पास हूँ। कुरुक्षेत्र की उक्त पंक्तियां किस चरित्र की मनोदशा को व्यक्त करती हैं? तो किसको व्यक्त करती है? तो आपके युधिष्ठिर को। किसको? युधिष्ठिर को। ठीक है। जिन वन भूल न जावता, गेंद गवैये गिडराज, तीन वन जम्बुक ताकड़ा उदम मंडे आज। उपयुक्त छंद के अनुसार सिंह के वन में कौन धमा चौकड़ी मचा रहा है? इसमें जो है आपके आरपीएससी ने बोनस प्रश्न माना है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर अगर मैं बात करती हूँ, अगला प्रश्न है, असाध्य वीणा का संगीत सुनते ही राजा को क्या अनुभव हुआ था? तो क्या अनुभव हुआ था राजा को? उन्हें अपनी महानता का बोध हुआ, उन्हें चारों ओर अपना जयघोष सुनाई दिया, उन्हें अपनी नश्वरता का बोध हुआ, उनका अहंकार नष्ट हो गया। तो अगर यहाँ हम 114 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं तो उनका अहंकार नष्ट हो गया था। उत्साह नामक निबंध के आधार पर बताइए कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद के वर्ग में किसका है? वो किसका है आनंद के उसमें? तो उसमें आपका जो है आनंद के वर्ग में उत्साह का है। ठीक है। परिंदे कहानी के आधार पर बताइए कि मेजर गिरीश नेगित लतिका को मेन ईटर ऑफ कुमाऊं कहकर क्यों संबोधित करता था? तो यहाँ अगर हम बात करते हो क्यों संबोधित करता था, तो उसे चिढ़ाने के लिए संबोधित करता था। ठीक है। निम्नांकित विधियों में से व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। अब यहाँ आपके जो है टीचिंग मेथड के प्रश्न आ चुके हैं। किसके? टीचिंग मेथड के। यहाँ से जो है आपके टीचिंग मेथड के प्रश्न की शुरुआत हो चुकी है। निम्नांकित विधियों में से व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। तो कौन सी जो है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है? तो आपके जो है यहाँ पे अनुकरणात्मक विधि जो है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। निम्न में से हर्बर्टीय विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इस विधि के प्रवर्तक हर्बर्ट है। इस विधि में 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है। यह विधि स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित है या फिर यह विधि बौद्ध स्तर के शिक्षण से संबंधित है? तो यह जो विधि है ये बौद्ध स्तर के शिक्षण से संबंधित, ये जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। ये स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित है, ये बिल्कुल आपका सही था। ठीक है, तो चौथे नंबर का ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निगमन विधि का सिद्धांत है विशेष से विशेष, सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य या फिर सामान्य से सामान्य। तो अगर हम यह बात करते हैं तो सामान्य से विशेष आपका किसका है? निगमन विधि का। और विशेष से सामान्य आपके आगमन विधि का। साचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था? तो साचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था? तो आपके जो है मोंटेसरी ने जो है साचर्य विधि का आविष्कार किया था। सही सुमेलित कीजिए। ठीक है। 121 नंबर का प्रश्न सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपके जो है अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गद्य शिक्षण। ठीक है, तो गद्य शिक्षण जो है आपके ये है आपके मौन वाचन। कौन सा? मौन वाचन। ठीक है। और रचना शिक्षण यह है आपका किससे? संवाद लेखन। व्याकरण शिक्षण ये आपके आगमन विधि। और पद्य शिक्षण आपके रसास्वादन विधि। तो आपका यहाँ पे जो है चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 122 नंबर का प्रश्न है, इकाई विधि के किस सोपान में ग्रह कार्य प्रदान किया जाता है? तो किस सोपान में किया जाता है? तो यह अगर हम बात करते हैं तो आपके चतुर्थ सोपान में जो है ग्रह कार्य प्रदान किया जाता है। हिकाल खंड योजना किस विधि का विभाजन है? हिकाल खंड योजना किस विधि का विभाजन है? 123 नंबर का प्रश्न है और इसमें आपको जो है आरपीएससी ने बोनस प्रश्न माना है। ठीक है। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, कहाँ किया गया था? तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। ठीक है।
भाषा संसर्ग विधि की विशेषताओं से संबंध नहीं रखने वाले कथन को छांटिए। इस विधि में भाषा की शिक्षा के साथ ही व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है। इस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान न दिया जाकर व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस विधि में व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान न दिया जाकर सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग सिखाया जाता है। तो अगर यहाँ हम बात करते हैं, इसका जो सही है, नहीं संबंध में नहीं रखने वाले कथन को छांटिए। विशेषताओं के संबंध में नहीं रखने वाले कथन को, असत्य कथन पूछा है इसमें, ठीक है। तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो इसमें इस विधि में व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान न दिया जाकर सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। ये जो कथन है इसका गलत है। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? तो बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन विधि, ठीक है। निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत असाध्य मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? अगर यहाँ हम बात करते हैं तो भाषा शिक्षण यंत्र विधि। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है, जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। पीके पासी, डेविड यंग, एलन और यू और क्लिफ्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एलन और यू। 129 अध्यापक का सहमति में सिर हिलाना किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है? तो सहमति में सिर हिलाना तो आपके वो है आपके सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम आदि घटक निम्न में से किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक हैं? तो किसके हैं? ये आपके उद्दीपन परिवर्तन कौशल के। श्रवण, पठन, लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? आपके कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को ऐसी एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं कराना जो मिलकर एक इकाई बन जाती हैं। उपरोक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो किससे संबंधित है? तो ये आपके इकाई योजना से संबंधित है। सीतावाद्य किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है? तो किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री? सीतावाद्य आपके श्रव्य सामग्री है। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? विश्वसनीयता, छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों में विचलन न हो तथा पुनः मूल्यांकन के पश्चात भी अंक समान हो। वस्तुनिष्ठता, परीक्षक की रुचि, भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव नहीं पड़ता हो। विभेदीकरण में मूल्यांकन सक्षम और असक्षम छात्रों में भेद करने की सामर्थ्य रखता हो, या फिर वेदता में आपके परीक्षक की रुचि, भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है। तो आपके यहाँ पे जो है सुमेलित नहीं पूछा है। तो अगर 134 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो वेदता इसका जो है इसमें ये सुमेलित नहीं है। कौन सा? परीक्षक की रुचि, भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। 135 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है? विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास। दूसरा है विद्यार्थियों को परीक्षा के भय से मुक्त करना। निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण में सहायक। विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति विकसित करना। तो कौन सा जो इसमें है सुमेलित सही विशेषता नहीं है इसकी? तो वो है विद्यार्थियों को रटने की प्रवृत्ति पर विकसित देना। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो ये ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इनमें से कौन सा कथन गलत है? अकंठ्य ध्वनि है, स्वर अघोष ध्वनियां होती हैं, उ ओष्ठ्य ध्वनि है और क जो है आपके स्पर्श व्यंजन है। तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो स्वर अघोष ध्वनियां होती है, नहीं ये घोष ध्वनियां होती है। सभी स्वर जो है घोष ध्वनियां होती हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करती हूँ, इनमें से किस विकल्प में सभी ध्वनियां दंत्य हैं? ठीक है, तो आपके दंत्य ध्वनियां कौन सी होती है? तो अगर यहाँ हम बात करते हैं त, द, न, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगी आपके, ये आपके तैत है, ठीक है। एक तो ये हो गया और श ये वाला, ठीक है। ये आपके कौन सा है? दंत्य स्वर है, दंत्य व्यंजन है, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द मुख, हाथ, दांत और कंगन। तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें आपके हो जाएगा मुख जो है आपके तत्सम शब्द है। इनमें से किस विकल्प में एक भी तत्सम शब्द नहीं है? यानी कि जो है सारे तद्भव है, ठीक है।
तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो आपके 140 में जो है ईट, मूछ और पहचान ये सारे जो है तत्सम शब्द नहीं है, सारे कौन से हैं, तद्भव शब्द हैं। उर्दू शब्द किस भाषा का है, उर्दू शब्द किस भाषा का है, तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो ये आपके तुर्की भाषा का शब्द है। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द पूछा है तो कौन सा है, तो आपके जो कोयल है ये तद्भव शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है, तो कौन सा विदेशी मूल का नहीं है, तो आपका पानी जो है ये विदेशी शब्द नहीं है, ठीक है। निम्नांकित में देशज शब्द है, देशज शब्द कौन सा है, तो आपके यहाँ अगर हम बात करते हैं तो आपका जो रेवड़ है ये देशज शब्द है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, तो अगर यहाँ हम बात करते हैं आपके यौवन जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है, तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो आपका धोखा जो है ये विशेषण नहीं है। आकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, आकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो आपके सोना जो है आपके आकर्मक क्रिया है, ठीक है। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है, तो किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है, तो अगर हम बात करते हैं वह कल गया, मालिक ने चौकीदार से फाटक खुलवाया, बालक पढ़कर सो गया, उसने यह कार्य बच्चे से करवाया। पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है। अगर यहाँ हम बात करें तो बालक पढ़कर सो गया, पहले उसने पढ़ाई की फिर सो गया, तो पहले कौन सी क्रिया की, पढ़ना, फिर उसका सोना, तो ठीक है पूर्वकालिक क्रिया इसमें जो है तीसरे नंबर के ऑप्शन में हो जाएगी। इनमें से कौन सा शब्द बेदव्य कहलाता है, तो कौन सा शब्द बेदव्य कहलाता है, तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो आपके जो है क्रिया विशेषण जो है शब्द बेदव्य कहलाता है। इनमें से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है, तो समुच्चय बोधक शब्द कौन सा कहलाता है, तो आपके सामने जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। तो साथियों ये हो गया आपका आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2016 का पेपर सोल्व, ठीक है। अब हम कल करेंगे 2013 वाला पेपर जो था आपका, उसके बाद हम 2022 वाला पेपर सोल्व करेंगे। इससे आपको, और ये आपके जो आंसर की मैंने लगवाई है ये बिल्कुल आरपीएससी की जो आपकी बिल्कुल करंटली आंसर की फाइनल आंसर की आती है, उसके अनुसार मैंने जो इसके आंसर आपको बिल्कुल सही करवाए हैं, ठीक है। जैसे आपको कहीं बोनस मिला तो उस प्रश्न को आपको आगे से ध्यान रखना है कि इस प्रश्न में बोनस मिला है, किस प्रकार का इसमें आंसर आया है। तो ठीक है, आज के लिए यही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके जितने भी साथी लोग हैं उनको शेयर कर दीजिए। और आपको अगर अभी तक आपने जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये पीडीएफ है, ये पेपर है जो मैं आपको टेलीग्राम पे जो है भेज दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए यही, धन्यवाद।